नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कक्षा 360 की कक्षा में। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है हर साल, तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आज वन शॉट में आपका पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। सबसे पहले चैप्टर के इंट्रो पे चलते हैं। इस चैप्टर में बात कर रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो इस चैप्टर के नाम में ही बता रखा है। ये कहता है जो इनकम है हमारी इकोनॉमी की वो सर्कुलर फ्लो में चलती है। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ? जहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ वहां से इसका शुरुआत हुआ और फिर ये घूम के दोबारा प्रोडक्शन यूनिट पे ही पहुंच जाती है। मतलब इनकम जहां से शुरू होती है वापस जनरेट होके वहीं पर पहुंच जाती है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है। इस पूरे सर्कुलेशन में, इस पूरे पाथ में इनकम कैसे कैसे ट्रेवल करती है, आइए जरा उसको समझते हैं। बच्चों डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में जाती है इनकम। मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन में हम बहुत सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप लोग जानते हो कौन कौन से फैक्टर हैं? जो नहीं जानता भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट कर लो। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में यूज होने वाले हैं। सबसे पहला है लैंड, दूसरा है लेबर और तीसरा है बच्चों कैपिटल एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। ये 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जिन जिन ने अपनी फैक्टर यूज करे उन सबको मिलता है उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा, जिसे फैक्टर इनकम कहते हैं। तो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। दूसरे स्टेप में इन सारे फैक्टर्स को इनके काम के बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। लैंड को उसके बदले में बच्चों रेंट मिल जाएगा, लेबर को मिल जाएगी वेजेस, कैपिटल को मिल जाएगा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है जिसने रिस्क लिया है ये रिस्क टेकर है, और जो रिस्क लेता है प्रॉफिट तो उसी का है। तो इससे क्या मिलता है भाई? प्रॉफिट। तो फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन होगा, सेकंड फेज में इनकम जनरेट की जाएगी और इन लोगों ने जो भी पैसा कमाया है उसे ये खर्च कर देंगे। और जैसे ही पैसे को खर्च किया जाएगा ये दोबारा प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा, फिर वो प्रोडक्शन करेगा, फिर रेंट वेजेस देगा, फिर इनकम होगी, खर्चा होगा। ऐसे हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो में इनकम चलती रहती है और हमारी इकोनॉमी वर्क करती रहती है। तो इन 3 फेजेस को हम कहते क्या है जहां जहां ये इनकम फ्लो कर रही है? जरा उसको डिटेल में पढ़ें, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो 3 फेज है। पहला फेज है बच्चों जनरेशन फेज। जनरेशन फेज कहते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम भी याद रखना बच्चों, प्रोडक्शन फेज के नाम से भी आ जाता है ये। इसे प्रोडक्शन फेज भी कहा जाता है। द सेकेंड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसका भी एक दूसरा नाम है, वो भी याद रख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सभी लोग नोट करते रहना, अपने अपने कॉपी पेन लेके नोट करते रहोगे तो वीडियो के जस्ट साथ साथ आपको सब कुछ याद भी होता चला जाएगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज का दूसरा नाम है मेरे बच्चों इनकम फेज। और प्रोडक्शन हो गया भाई, जिसने अपने फैक्टर लगाए उन सब की इनकम हो गई। अब बारी किस चीज की आई है? खर्च करने की। इन लोगों ने इनकम कमाई और तीसरा फेज शुरू हो गया जिसको बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम या फिर डिस्पोजिशन फेज, और इसका दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर फेज भी कहा जाता है बच्चों इसको। तो जो इनकम यहां से कमाई गई है वो खर्च कर दी जाएगी और खर्च करने के बाद दोबारा प्रोडक्शन प्रोसेस में पहुंच जाएगी, फिर प्रोडक्शन किया जाएगा। जिन लोगों ने मेहनत करी है उनको पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, फिर उस पैसे को खर्च करेंगे। फिर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रिलायंस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने एक फैक्ट्री लगाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लैंड यूज हुआ, लेबर यूज हुआ, कैपिटल यूज हुआ, रिस्क लिया अंबानी जी ने।
इन सारी चीजों में प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब जिन लोगों ने काम करा उन लोगों को इन्होंने सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट सब कुछ दे दिया। अब ये लोग गए रिलायंस के स्टोर पे जाके सामान खरीदा। अल्टीमेटली वो पैसा घूम के किसके पास आ गया? अंबानी जी के पास आ गया। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने पूरी इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो को समझाने की कोशिश की। ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर होता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, जो जो लोग काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, फिर वो उस पैसे को खर्च करते हैं, दोबारा पहुंचता है, और ऐसे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। इसके आगे एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, इनको कहा जाता है वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है वो चीजें जिनको मेजर किया जा सके, मतलब मेजरेबल चीजों को हम वेरिएबल कहते हैं। अब स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे जितने भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं लास्ट यूनिट तक, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी आपके ये काम आने वाला है। तो इसको याद करने के लिए ना मैं छोटे छोटे कीवर्ड बताता हूं आपको। वो कीवर्ड अगर आपको याद हो गए, काम वही हो जाना है। तो स्टॉक के लिए याद क्या रखना है? इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चों ये ध्यान रखना है, इसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो फ्लो वेरिएबल है, इट इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बस ये डिफरेंस अगर आपको याद होगा, आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। 1 मार्कर में आने के चांसेस हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के। आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये स्टॉक है या फिर फ्लो है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पॉइंट ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट, यहां पर पीरियड ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपके पास अभी वॉलेट में कितना पैसा है? तो मनी सप्लाई। अगर मैं अभी अपना वॉलेट निकालूं और चेक करूं कि उसमें कितना पैसा है, तो वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। आज के दिन भारत की जनसंख्या कितनी है? ये क्या हो जाएगा? स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है। फिर आते हैं फ्लो पे। फ्लो वेरिएबल क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी चीज को पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाए, मतलब यहां से शुरुआत होगी और यहां तक एक पीरियड इन्वॉल्व होगा, एक पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे पूरे साल के अंदर, एक पूरे साल के अंदर, ड्यूरिंग अ ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन, एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूरे साल के अंदर कितना व्हीट का प्रोडक्शन हुआ? या फिर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, इनकम अर्न ड्यूरिंग आ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कितना पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। एक साल की देश की इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब फ्लो वेरिएबल है। और पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए तो स्टॉक वेरिएबल। एक डायग्राम एग्जांपल से लेते हैं जरा। यहां पर मैंने एक टैंक बनाया है बच्चों। इस टैंक के अंदर अगर मैं इसको हटा दूं, इस टैंक के अंदर जो वाटर आपको दिख रहा है, ये है स्टॉक, ये है स्टॉक वेरिएबल। क्योंकि ये एक पॉइंट पे स्थिर है, इसको मेजर कर सकते हैं कि टैंक में 500 लीटर पानी है। और मैंने यहां पर अगर एक टैप लगा दिया और वो टैप से पानी नीचे बह रहा है, तो ये हुआ बच्चों फ्लो। क्योंकि यहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, ज्यादा साइंस मत लगाना, इकोनॉमिक्स में रहना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं इसके नीचे एक बाल्टी लगा दूं तो मुझे पता लग जाएगा 2 मिनट में, 5 मिनट में एक बाल्टी भर जाएगी। तो वहां पर पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व हो गया। तो जहां पर फ्लो होगा वहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा, और जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी वहां पर स्टॉक होगा। आई थिंक मैंने काफी कुछ बता दिया इसके बारे में, सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हो तो जरा इन क्वेश्चंस के आंसर अभी की अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट में करके दिखाओ, आगे की वीडियो बाद में देखना। पहला मैं आपको बता देता हूं, पॉपुलेशन है, अभी मैंने एग्जांपल ही लिया था, एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, इसलिए क्या बोल दिया जाएगा? स्टॉक। बाकी आपको कमेंट में बताना है नंबर 2 के आगे स्टॉक है या फ्लो, 3 के आगे स्टॉक है या फ्लो, 4 के आगे स्टॉक है या फ्लो। सोचिए, बताइए मुझे, देखते हैं किस किस के आंसर सही होते हैं। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा सबके आंसर के।
चलिए अब चलते हैं आगे। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। 4 सेक्टर्स। एक इकोनॉमी के अंदर बच्चों 4 सेक्टर होते हैं। आपके सिलेबस में 4 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर की इकोनॉमी, लेकिन चारों सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला सेक्टर है बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर, इसे प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हो आप। दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, इसे आप फर्म के नाम से भी जान सकते हो, बोल सकते हो। हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है बच्चों? इसका काम है एक तो कंजम्पशन करना, जो ये फर्म्स बनाएंगी उनको ये कंज्यूम करेगा। दूसरा, इन फर्म्स को काम करने के लिए जो फैक्टर चाहिए, जमीन किसकी होगी? इन्हीं की होगी। फैक्ट्री इन्हीं की जमीन पे लगने वाली है, लेबर यहीं से आने वाले हैं, इंटरेस्ट पे पैसा कौन देगा? इसी सेक्टर से मिलने वाला है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने का काम भी इसी सेक्टर का होता है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ है भाई प्रोडक्शन करना। और जो इन्होंने फैक्टर लगाए थे उनके बदले में इनकम टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनकम टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये 2 सेक्टर का काम है। जब इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 सेक्टर की बात की जाए बच्चों, इन 2 सेक्टर की बात की जाए, तो उसे कहते हैं हम 2 सेक्टर मॉडल। उसे क्या कहते हैं बच्चों? 2 सेक्टर मॉडल या 2 सेक्टर इकोनॉमी। एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखना, ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि अभी मैंने गवर्नमेंट की बात नहीं करी है। ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर होंगे, एक बनाने वाले और एक दूसरा कंज्यूम करने, 2 सेक्टर मॉडल कहा जाता है। जब ये तीनों सेक्टर इन्वॉल्व हो जाए तो 3 सेक्टर मॉडल, और जब चारों आ जाए तो 4 सेक्टर मॉडल। आपके सिलेबस में 3 और 4 नहीं है, भूल जाओ उसको। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्सेशन की पॉलिसीज बनाना, ये सब काम सरकार का है। लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा काम गवर्नमेंट सेक्टर का है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का काम क्या होता है? इससे हमारा कनेक्शन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो या तो आप इनसे कुछ खरीदोगे या फिर इनको कुछ बेचोगे। ये यूज होगा जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह पढ़ोगे आप, तो वहां पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब आप समझ जाओगे अच्छे से। फिलहाल आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। अब इस 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो किस किस टाइप का होता है, जरा उसके बारे में बात कर ले। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो बच्चों, मेनली सर्कुलर फ्लो को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। अब इनके दूसरे नाम भी जान लो, कई बार ना एग्जाम में वो नाम आता है, आप कहते हो यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बच्चों रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, इस नाम से भी आ जाता है। और मनी फ्लो को बच्चा नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत। अब इनकी डेफिनेशन पे चले या इनके मतलब पे चले तो समझ में आएगी बात कि कहना क्या चाह रहे हैं। जब ये 2 सेक्टर आपस में काम कर रहे हैं तो इस सेक्टर से उस सेक्टर में कुछ जा रहा है, बदले में वहां से बहुत कुछ आ रहा है। तो ये जो चेंज है, इसमें क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, उसी चेंज को डिवाइड करने के लिए 2 टाइप्स बनाए गए। एक जिसमें रियल फ्लो हो रहा होगा और एक जिसमें सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा होगा, यानी कि फिजिकल फ्लो हो रहा होगा। तो रियल फ्लो इंक्लूड्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, और इट इंक्लूड्स फ्लो ऑफ मनी ओनली। यहां पर सिर्फ मनी का फ्लो होता है और यहां पर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है। कैसे होता है जरा समझ लें। तो मैं जरा हाउस होल्ड को एच एच लिख देता हूं यहां पर समझने के लिए, एच एच। और फर्म को मैं, या प्रोड्यूसर सेक्टर को मैं फर्म लिख देता हूं। और फिर मैं समझाता हूं कि यहां से यहां कौन सी रियल फ्लो होगी और यहां से यहां कितना रियल फ्लो होगा। जरा एक पेन चेंज किया जाए ताकि आप लोग समझ पाए। तो एरो लगाते हैं, हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाता है भाई, अभी बताया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं। तो हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाएगा बच्चों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं लिख नहीं रहा हूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप खुद लिख लेना एग्जाम में। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों नाम भी मेंशन करने हैं, याद रहेगी बात। अब फर्म उसके बदले में क्या दे रही है?
उसके बदले में तो पैसा दे रही है। ना 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 ना, रियल फ्लो में कभी पैसा नहीं, सिर्फ गुड्स या सर्विसेज। तो जब इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था तो उससे बनाया क्या गया था? गुड्स बनाई गई थी, सर्विसेज प्रोड्यूस की गई थी। तो फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या देता है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इस फ्लो के अंदर कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ। यहां से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप गई, उससे जो बना वो हाउस होल्ड में ट्रांसफर हुआ। अब दूसरे वाले में आएगा मनी का फ्लो। मनी के फ्लो की बात करते हैं जरा। यहां लिखा हमने हाउस होल्ड और यहां लिखा बच्चों फर्म। हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाने वाला है? ये जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज भेजी थी उसके बदले में हाउस होल्ड इनको पैसा देगा ना, जो कमाया था वो पैसा खर्च करेगा नहीं करेगा? तो उसे कहा जाता है बच्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है? ये जो फैक्टर यूज किए थे इनके, उसके बदले में क्या देगी इनको? फैक्टर पेमेंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बॉस? फैक्टर पेमेंट। एक बार आप लोग याद करके लिखना यहां पर अपनी अपनी कॉपी में बना के। लैंड को क्या मिलता है उसके बदले में? रेंट। लेबर को वेजेस। कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सारे नाम आएंगे यहां से लेके यहां पर और हमारा मनी फ्लो हो जाएगा। एक बार सभी लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड से हट जाता हूं। ये रियल फ्लो है उधर वाला और ये मनी फ्लो है। अब आता है इस चैप्टर का अगला टॉपिक, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। इसको आप क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट मनी मार्केट। ये सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों हटा दिया, इंपॉर्टेंट था वो भी। इसे टू सेक्टर मॉडल या टू सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। तो जो हमने अभी बच्चों ये रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा था, जब इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे, हम कंबाइंड कर देंगे तो हमारा टू सेक्टर मॉडल बनके तैयार हो जाएगा। देखो जी, हाउस होल्ड से फर्म में क्या क्या जा रहा है? सबसे पहले तो हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा था बच्चों फैक्टर, ये दिखेगा नहीं पेन अच्छे से, साफ करा जाए इसको, ऊपर लिखेंगे हम। यहां से यहां जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और यहां से यहां क्या जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दो चीजें जाती हैं, ये मनी फ्लो वाला पोर्शन और ये रियल फ्लो वाला पोर्शन, जो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है। फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या जा रहा है? ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उसके बदले में मिल रहा है इनको फैक्टर पेमेंट। और बच्चों ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ऐसे यहां पर भी लिखना मत भूलना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कोई गलती से इसको एंटरटेनमेंट मत लिख देना बस। और फर्म से हाउस होल्ड में और क्या जाता है बच्चों? फैक्टर पेमेंट तो चली गई, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ये बन के तैयार हो गया हमारा टू सेक्टर मॉडल। कितना आसान है, बस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म। यही है इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं 3 सेक्टर 4 सेक्टर लीकेज और इंजेक्शन के बारे में वीडियो बाद में बना के भेजूंगा। सीबीएसई वालों के लिए दैट इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, इतना काफी है। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बना लीजिए, जो मैंने टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन करे थे उनका कमेंट में आंसर दे दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगली वीडियो आ रही है 2 दिन बाद, अगला चैप्टर नेशनल इनकम वाला। तो हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो डालने का टारगेट मैं रख रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम में नंबर आने चाहिए बेहतरीन वाले। ठीक है भाई, हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो, हर चैप्टर का 1 शॉट। 3 हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक बुक और अगले 3 हफ्ते में दूसरी बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।